मेरा नाम लू चून है। पिछले 15 दिन से मैं इस खटारा गाड़ी में फंसा हुआ हूँ। बाहर इतनी ठंड है ना, -60 डिग्रीज। हर तरफ बस बर्फ ही बर्फ। 100 साल पहले फ्रॉस्ट कैटास्ट्रोफी नाम की किसी चीज ने पूरी दुनिया को बर्फ में बदल दिया था। लोग अब मोबाइल सिटीज में रहते हैं जो पुराने सोर्स फायर इंजन से चलती हैं। यहाँ हीट ही सब कुछ है भाई, गर्मी नहीं तो जिंदगी नहीं। मेरे से पहले जिसकी ये गाड़ी थी वो बेचारा ड्राइविंग सीट पर ही जमकर मर गया। मैंने गाड़ी तो ले ली, पर अब मेरे पास कोल खत्म हो रहा है। शायद बस 2 दिन का स्टॉक बचा है। पर मैं पैनिक नहीं कर रहा। अपनी पिछली लाइफ में मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, तो मुश्किल प्रॉब्लम से मुझे डर नहीं लगता। और वैसे भी मैं एक चीज का वेट कर रहा था। मेरे दिमाग के अंदर एक सिस्टम है जिसकी काउंटडाउन तब से चल रही है जब से मैं यहां आया हूं। आज फाइनली वो एक्टिवेट हो गया। इसका नाम है ट्रूथ टेक्नोलॉजी ट्री सिस्टम। ये मुझे मेरी गाड़ी के स्टैट्स दिखाता है और एक टेक ट्री जिसमें 4 ब्रांचेस हैं: वेपन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोलॉजी और पावर। और रूल ये है कि नेक्स्ट लेवल पे जाने से पहले मुझे हर लेवल की सारी चीजें अपग्रेड करनी पड़ेंगी। मेरे लिए चलेगा यार, मैं वैसे भी हर चीज अपग्रेड करने वालों में से हूं। मुझे पुराने ओनर के छुपाए हुए 6 छोटे चमकते हुए पत्थर मिले बूट के अंदर, सोर्स फायर कोल क्रिस्टल्स। मैंने उन सबको कन्वर्ट किया और मुझे 30 ट्रूथ पॉइंट्स मिल गए। सबसे पहले मैंने बॉयलर अपग्रेड किया, 10 पॉइंट्स लग गए और तुरंत बुझती हुई आग वापस भड़क उठी। केबिन का टेम्परेचर बढ़कर 15 डिग्री हो गया। मैंने अपनी रजाई फेंक दी। हफ्तों बाद आज पहली बार बॉडी में गर्मी फील हुई। फिर मैंने 10 और पॉइंट्स लगाए एक हाइड्रोपोनिक ग्रो बॉक्स पे। वो मेरे पास एक पुराने क्रेट के अंदर प्रकट हो गया। बेड के पास प्रॉपर लाइट्स और बॉयलर से जुड़े वाटर सिस्टम के साथ मैंने एक पत्ता गोभी का बीज बोया। उन दर्जनों बीजों में से एक वो पुराने ओनर ने ब्लैक मार्केट से खरीदे थे। सिस्टम ने बताया कि ये 3 दिन में रेडी हो जाएगा। भाई मेरे से तो वेट ही नहीं हो रहा। अब मेरे पास 10 पॉइंट्स बचे हैं, पर मुझे बाहर से आवाजें आ रही हैं, जैसे इस तूफान में कोई बहुत बड़ा जानवर घूम रहा हो। मेरा कोल हमेशा तो नहीं चलेगा, मैं यहां हमेशा के लिए नहीं रुक सकता। जल्दी ही मुझे बाहर निकलकर शिकार करना होगा, नए रिसोर्सेज ढूंढने होंगे। खतरा अभी टला नहीं है। मैंने अपने आखिरी 10 ट्रूथ पॉइंट्स खर्च किए एक वेपन पर, एक स्टीम पावर्ड रिपीटिंग क्रॉसबो। ये डायरेक्ट फायरिंग पोर्ट पर माउंट हो गया और एक ब्रास पाइप से बॉयलर से कनेक्ट हो गया। इसका हर एक बोल्ट अंगूठे जितना मोटा था और ब्लैक पाउडर से भरा हुआ। चलो फाइनली मेरे पास एक तगड़ा हथियार आ गया। मैंने अपनी गाड़ी पोलारिस स्टार्ट की और सफेद बर्फ के बीच मिनरल्स की तलाश में निकल पड़ा। 2 घंटे तक इस एंडलेस सफेदी में चलने के बाद मुझे एक बर्फ के टीले के पीछे कुछ काले पत्थर लाल चमकते हुए दिखे, एक कोल्ड क्रिस्टल वेन। मैं तुरंत बाहर नहीं कूदा, और अच्छा ही हुआ। अचानक बर्फ फाड़ते हुए 3 बड़े भेड़िए बाहर आए। हर एक भेड़िया भैंस जितना बड़ा था। उनकी स्किन ग्रे वाइट और आर्मर्ड थी और उनकी लाल आंखें मेरी गाड़ी पर लॉक थी। लीडर भेड़िए ने मेरे फ्रंट आर्मर पर सीधा टक्कर मारी। पूरा कैबिन हिल गया। उसने अपना चेहरा फायरिंग पोर्ट पर चिपका लिया और लोहे की रॉड्स को नोचने लगा। मैंने तुरंत क्रॉसबो का हैंडल पकड़ा और ट्रिगर दबा दिया। स्टीम की आवाज आई, ब्लैक पाउडर फटा और बोल्ट सीधा उसके भेजे के पार। हेड गॉन, डन। बाकी दोनों ने भागने की कोशिश की। मैंने जल्दी से रीलोड क्रैंक घुमाया और 2 बार और फायर किया। एक बर्फ में ही चिपक गया उसकी कमर के आर पार बोल्ट निकलने से, और दूसरे को हवा में जंप करते हुए नेक पर बोल्ट लगा। सिर्फ 10 सेकेंड्स, तीनों भेड़िए ढेर। मैं बाहर गया, उनकी बॉडीज काटी और 3 चमकते हुए ब्लू बीस्ट कोर्स निकाल लिए। ये कोल क्रिस्टल से भी बेटर थे। मैंने थोड़ा मीट भी ले लिया और फिर उस वेन से 1 दर्जन कोल क्रिस्टल्स निकाल लिए। टोटल मिलाकर 100 ट्रूथ पॉइंट से भी ज्यादा का लूट। नॉट बैड एट ऑल बॉस। फिर मुझे कुछ सुनाई दिया, तेज हवाओं को चीरती हुई एक शार्प इंजन की आवाज। अपने बाइनोक्यूलर से मैंने देखा कि कुछ 100 मीटर दूर बर्फ में कोई रेंग रहा था, ऑलमोस्ट जम चुका था। उनके पीछे 3 आर्म्ड स्नोमोबाइल स्लोली फॉलो कर रही थी, अपने शिकार के साथ खेलते हुए। उन पर खूनी लाल स्कल मार्क्स थे। ये स्नो फील्ड गैंग के रेडर्स थे। मैं वहां से निकलने ही वाला था, मेरी प्रॉब्लम थोड़ी थी ये। पर तभी मेरी नजर उस चीज पर पड़ी जो उस बंदे ने पकड़ी हुई थी। एक सिल्वर व्हाइट केस जिस पर ओल्ड फेडरेशन के सिंबल्स थे। उसके लेबल पर लिखा था क्लास ए कांस्टेंट टेम्परेचर प्लांट सीड वॉल्ट। मेरी तो हार्ट बीट ही रुक गई यार। उस वॉल्ट और मेरे इकोलॉजी अपग्रेड्स के साथ मैं पोलारिस के अंदर एक मस्त फार्म बना सकता था। इस बर्फीली दुनिया में उससे वैल्यूएबल चीज आपको मिल ही नहीं सकती।
रीडर्स ने अपनी तलवारें उठाई और हंसने लगे। मैं वापस अपनी गाड़ी में कूदा और जोर से दरवाजा बंद किया। अब वो सीड्स मेरे थे, मैं किसी भी हाल में उन्हें जाने नहीं देने वाला था। मैंने पोलारिस सीधी उन रीडर्स की तरफ भगा दी। 3 स्नोमोबाइल्स, स्कल लोगोज, खतरनाक ब्लेड्स, वही टिपिकल वेस्टलैंड के गुंडे। उनका लीडर उस औरत के हाथ काटने ही वाला था बस उस बॉक्स के लिए, पर मैंने उसे मौका ही नहीं दिया। स्टीम क्रॉसबो का एक शॉट और उसका काम तमाम। उसकी स्नोमोबाइल क्रैश होकर जल गई। दूसरे ने भागने की कोशिश की, मैंने पोलारिस को उसकी स्नोमोबाइल में दे मारा और उसको कुचल दिया। तीसरा बंदा अपनी बाइक से गिर गया और घुटनों पर भीख मांगने लगा। मैं किसी सर्वाइवर को जिंदा नहीं छोड़ सकता था। अगर वो जाकर स्नोफील्ड गैंग को बता देता तो वो मुझे ढूंढते हुए आ जाते। मैंने गोली चला दी। खत्म। मैं कूदकर बाहर निकला और बर्फ में पड़ी उस औरत के पास गया। वो फटी हुई विंटर सूट में ऑलमोस्ट जम चुकी थी, पर उस सिल्वर सीड वॉल्ट को ऐसे पकड़े हुए थी जैसे उसकी जान उस पर डिपेंड करती हो। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं उन रेडर से भी बड़ा राक्षस हूं। मैंने उसका कॉलर पकड़ा, मरे हुए गुंडों को सर्च किया, उनके पास मेरे काम का कुछ नहीं था, और उसको खींचकर पोलारिस में डाल दिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ और उसको गर्म हवा लगी, उसने स्ट्रगल करना बंद कर दिया। वो बस हैरानी से बॉयलर को घूरती रही। थर्मोमीटर पर 18 डिग्री की रीडिंग देखकर पूरी तरह स्टंट थी। फिर उसकी नजर मेरे हाइड्रोपोनिक बॉक्स पर गई। वो कांपते हुए रेंग कर वहां तक गई और ऑलमोस्ट पागल ही हो गई। पता चला कि वो एक बॉटनिस्ट है। उसका नाम लिन जुआन है। उसने कल्टीवेशन सिस्टम तुरंत पहचान लिया। मैंने बात बिल्कुल सिंपल रखी। मैंने उसको बोला कि मैंने तेरी जान बचाई है, तो वेस्टलैंड के रूल्स के हिसाब से ये सीड वॉल्ट अब मेरा है। उसने बहस करने की कोशिश की, पर मैंने गरम वुल्फ मीट सूप का प्याला उसके आगे रख दिया। उसने 3 दिन से कुछ गरम नहीं खाया था। मैंने अपनी डील उसके आगे रखी, खाना, शेल्टर, प्रॉपर हीट और रिसर्च इक्विपमेंट। उसके बदले में वो और उसके सीड्स अब पोलारिस के हैं और वो मेरे लिए फ्रेश सब्जियां उगाएगी। उसने तुरंत मीट उठाया, मुंह में ठूसा और मेरी बात पूरी होने से पहले ही यस बोल दिया। उसने प्रॉमिस किया कि अगर मैं उसे सही कंडीशंस दूं तो वो वाटरमेलन्स भी उगा सकती है। एक टॉप लेवल सीड वॉल्ट और एक स्किल्ड बॉटनिस्ट, दोनों एक ही दिन में मिल गए। परफेक्ट कॉम्बिनेशन। लिन जुआन ऐसे खा रही थी जैसे जैसे सालों से खाना ना देखा हो। नंगे हाथों से भेड़िए का मीट नोच रही थी। उसका मुंह जल रहा था, गर्मी से आंसू निकल रहे थे, पर वो रुक ही नहीं रही थी। मैं उसको ब्लेम भी नहीं कर सकता। 3 दिन की भूख और -60 डिग्री में यही हाल होता है। जब तक उसने खाया, मैंने अपना लूट सामने रखा। 18 कोल्ड क्रिस्टल्स और भेड़ियों से मिले 3 बीस्ट कोर्स। मैंने सिस्टम से सब कुछ स्कैन करवाया। क्रिस्टल से 90 पॉइंट्स, कोर्स से 90 पॉइंट्स, टोटल 160 ट्रूथ पॉइंट्स, और वो भी 4 क्रिस्टल्स को बैकअप फ्यूल के लिए बचाने के बाद। मैं कभी सब कुछ कन्वर्ट नहीं करता, हमेशा एक रिजर्व बचाकर रखता हूं। ये नंबर देखकर अच्छा लग रहा था। कैबिन की हालत अच्छी नहीं थी। दरवाजों और खिड़कियों के हर गैप से हवा की सीटी बजने की आवाज आ रही थी। मेरा अपग्रेडेड बॉयलर हीट तो फेंक रहा था, पर गाड़ी की पतली मेटल वॉल्स वो सारी गर्मी बाहर की जमती हवा में लीक कर रही थी। हवा का हर झोंका मेरा कोल बिना बात के जला रहा था। ये देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो वेस्टेज बर्दाश्त करें। मैंने टेक ट्री खोला और जो चाहिए था ढूंढ लिया। इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रांच के अंदर डबल लेयर एस्बेस्टॉस इंसुलेशन, सिर्फ 10 पॉइंट्स। मैंने इसे तुरंत अनलॉक कर लिया। लिन जुआन तो ये सब होता देख अपने खाने पर ही अटक गई। दीवारों पर पीली रोशनी जिंदा बेलों की तरह चढ़ने लगी। एक मोटी ग्रे व्हाइट इंसुलेशन की लेयर हर सरफेस पर उगाई। दीवारें, दरवाजे के गैप्स, खिड़कियों के क्रैक्स, यहां तक कि छत के स्क्रू होल्स में भी। सिर्फ 10 सेकंड्स और काम तमाम। बाहर चीखती हवा की आवाज ऑलमोस्ट गायब हो गई। थर्मोमीटर 15 से 20 डिग्री तक चला गया और वहीं रुका रहा। एक खतरनाक तूफान के बीचों बीच एक खतारा क्रॉलर के अंदर 20 डिग्री। लिन जुआन ने भेड़िए की हड्डी नीचे गिरा दी और मुझे ऐसे घूरने लगी जैसे मैं कोई भगवान हूं। उसने पूछा मैं कौन हूं। मैंने दीवार पर टैप किया, अपने हाथों से उस सॉलिड कोटिंग को फील किया और उसे बताया कि मैं बस एक ड्राइवर हूं जिसे काम परफेक्टली करना पसंद है। फिर मैंने उस सिल्वर केस की तरफ देखा जिसे वो अभी भी अपने सीने से लगाए बैठी थी। उसका खाना हो चुका था। अब टाइम आ गया था ये देखने का कि मेरे सीड वॉल्ट के अंदर आखिर है क्या। लिन जुआन ने मेरे लिए सीड वॉल्ट खोला। 16 डिजिट का कोड, प्रेशराइज्ड सील, एकदम प्रॉपर सेटअप। अंदर शॉक एब्जॉर्बिंग जेल के बीच सैकड़ों छोटी ट्यूब्स रखी थी। हर एक के अंदर सीड्स और न्यूट्रिएंट सोल्यूशन था। उसने लिस्ट बतानी शुरू की कि अंदर क्या क्या है। हाईलैंड बार्ली, विंटर व्हीट, पत्ता गोभी, शक्करकंदी, आलू, गाजर, काफी बढ़िया चीजें थी। पर फिर उसने पीछे की तरफ चमकती हुई कुछ पर्पल ट्यूब्स की तरफ इशारा किया। 3 तरबूज के बीज, 5 स्ट्रॉबेरी के बीज, वो भी फ्रॉस्ट से पहले की इंप्रूव्ड वैरायटीज।
भाई इस दुनिया में अमीरों के बीच एक सूखे सेब के पीछे भी कई जानें चली जाती हैं। फ्रेश तरबूज, ये तो इमेजिनेशन से ही बाहर है। मैं खुद को रोक नहीं पाया और मेरा दिमाग दौड़ने लगा। मैंने इमेजिन किया एक बहुत बड़ा आर्मर्ड क्रॉलर जिसके अंदर वर्टिकल फार्म्स हैं, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर्स लगे हैं और मैं एक ग्लास डोम के नीचे बैठकर ठंडा तरबूज खा रहा हूं जबकि बाहर रेडर्स ठंड से जम रहे हैं। मैंने लिंग युआन को वॉल्ट सील करके उसकी रखवाली करने को कहा। उसने पॉइंट आउट किया कि हाइड्रोपोनिक बॉक्स इतना छोटा है कि उसमें अभी सिर्फ वही कैबेज उग सकती है जो ऑलरेडी है। मैंने उसको बोला कि स्पेस की प्रॉब्लम मैं बाद में हैंडल कर लूंगा। उसका काम सिर्फ ये इंश्योर करना है कि वो कैबेज 3 दिन में एकदम परफेक्ट तैयार हो जाए। तभी मैंने कुछ नोटिस किया। बॉयलर की आवाज थोड़ी भारी लग रही थी। मैंने फ्यूल गेज चेक किया। कोल का कंजम्पशन जरा भी कम नहीं हुआ था। इंसुलेशन ने गैप जरूर सील कर दिए थे, पर वो मेटल वॉल्स अभी भी हीट लीक कर रही थी। अगर बाहर का टेम्परेचर थोड़ा और गिरा या मेरा कोल खत्म हो गया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं था। मैंने टेक ट्री खोला और इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रांच का सेकंड नोड ढूंढा, डीप एनहांसमेंट। इसने एक वैक्यूम इंसुलेशन लेयर ऐड कर दी जो अंदर और बाहर के बीच का हीट ट्रांसफर बिल्कुल कट ऑफ कर देगी। 50 ट्रूथ पॉइंट्स। महंगा था पर वर्थ इट था। मैंने उसे अनलॉक किया। दीवारें एक सिल्वर रोशनी के साथ चमकी और फिर नॉर्मल हो गई। बॉयलर से क्लिक की आवाज आई और वो बिल्कुल लो आइडल मोड पर चला गया। जो आग ब्राइट ऑरेंज जलती थी वो डार्क रेड हो गई। लिंजुआन घबराकर थर्मोमीटर को देख रही थी पर उसकी सुई जरा भी नहीं हिली। 5 मिनट गुजर गए, अभी भी 20 डिग्रीज। बॉयलर अब बस नाम के लिए फ्यूल पी रहा था। मैंने फ्यूल गेज की तरफ देखा और फाइनली लगा जैसे सीने से कोई बोझ उतर गया हो। इस सेटअप के साथ बचा हुआ कोल हमें 10 दिन शायद 2 हफ्ते तक गर्म रख सकता था, चाहे कितना ही खराब तूफान क्यों ना आए। अब सिर्फ जिंदा रहने के लिए अपने रिजर्व्स को आग लगाने की जरूरत नहीं थी। मुझे कंट्रोल पैनल के नीचे छुपा एक पुराना हैंड क्रैंक रेडियो मिला। जंग लगा हुआ था, एंटीना आधा टूटा था पर वो चल रहा था। मैंने उसे घुमाया और ब्लैक रॉक सिटी का एक ब्रॉडकास्ट पकड़ लिया। न्यूज बहुत खराब थी। 48 घंटे के अंदर एक बहुत बड़ा एक्सट्रीम आइस स्टॉर्म आने वाला था। अलर्ट लेवल ब्लैक। लिन युआन के हाथ से ट्वीजर्स छूट गए और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने मुझे बताया कि वो पहले भी एक मोबाइल सिटी में ऐसे तूफान का सामना कर चुकी है। रातों रात हजारों लोग मर गए थे जबकि उनके पास प्रॉपर इंजिन्स थे। -100 डिग्री पे खून तुरंत जम जाता है। हवाएं इतनी तेज होती हैं कि गाड़ियां पलट जाएं। मुट्ठी के साइज के ओले गिरेंगे। मैंने उसको चुप रहने को बोला। मेरी गाड़ी में रोने धोने का कोई फायदा नहीं है। कैबिन का टेम्परेचर तो संभाल लिया था, वैक्यूम इंसुलेशन अपना काम कर लेगी, पर मेरे सामने एक और बड़ी प्रॉब्लम थी, मोबिलिटी। अगर मैं तूफान के टाइम एक जगह रुका रहा तो बर्फ मेरी गाड़ी के ट्रैक्स को जमीन से जमा देगी। जब तूफान निकलेगा मैं यहां फंस चुका हूंगा, किसी भी जानवर या रेडर के लिए आसान शिकार। मैंने टेक ट्री खोला और मुझे अपनी काम की चीज मिल गई। ट्रैक एंटी फ्रीज लुब्रिकेशन सिस्टम। पावर इंजन के अंदर सेकंड नोड, 50 पॉइंट्स। ये शैसी और गियर्स के बीच छोटी हीटेड पाइप्स बना देगा जो हर जॉइंट में एंटी फ्रीज लुब्रिकेंट पंप करेंगी। मेरे ट्रैक्स कभी जाम नहीं होंगे, यहां तक कि -80 डिग्री में भी। मैंने उसे अनलॉक कर दिया। पोलारिस का पूरा निचला हिस्सा गुनगुनाने लगा। व्हील्स और गियर्स के बीच पतली पाइप्स फैल गईं जो बॉयलर से हीट खींच रही थी। हर बेयरिंग में लुब्रिकेंट पंप होने लगा। जो ट्रैक्स पहले सख्त थे और आवाज कर रहे थे वो अब बिल्कुल फ्री हो गए थे। मैंने टेस्ट करके देखा, जिस स्टीयरिंग लिवर को घुमाने में पहले जान लगानी पड़ती थी वो अब एक उंगली से घूम रहा था। मैंने एक्सेलरेटर दबाया और पोलारिस गोली की तरह आगे बढ़ी। कोई डिले नहीं, कोई स्लिप नहीं। ट्रैक्स ने बर्फ को पकड़ लिया था और मैंने स्नो स्टॉर्म के बीच एकदम क्लीन टर्न लिया। इससे पहले मेरे पास 100 पॉइंट्स थे, अब 50 बचे हैं। पर मेरी गाड़ी अब किसी भी ठंड, किसी भी तूफान में चल सकती थी। भाई इसके लिए एक एक पॉइंट वर्थ इट था। लिन हुआन ने पैनिक करना बंद कर दिया। वो एक्सप्लेन तो नहीं कर सकती थी पर उसे डिफरेंस फील हो रहा था। अब ये कोई टूटा फूटा क्रॉलर नहीं रहा था, ये अब एक सॉलिड चीज बन चुकी थी जो आने वाले तूफान को शायद सच में झेल सकती थी। मैंने अपनी वाटर सप्लाई देखी, एक जंग लगी केतली जिसमें मिट्टी वाला गंदा ग्रे ब्राउन पानी भरा था। बस यही बचा था हमारे पास। इस दुनिया में हर जगह बर्फ ही बर्फ है, पर आप उसे बस ऐसे ही नहीं खा सकते। फ्रॉस्ट कैटास्ट्रोफी अपने साथ रेडिएशन और हैवी मेटल्स भी लाई थी। हर एक स्नोफ्लेक में जहर होता है, इसे डायरेक्ट पी लोगे ना तो कुछ ही दिनों में ऑर्गन फेलियर या रेडिएशन सिकनेस हो जाएगी। पुराने शहर का लॉर्ड शायद जिंदगी भर ऐसे ही बेयरली फिल्टर्ड पानी पीने की वजह से धीरे धीरे मरा था। कैबिन का टेम्परेचर 20 डिग्रीज था और हमारी बॉडीज उस भेड़िए के मीट को जला रही थी। हमें जल्दी से साफ पानी चाहिए था, उसके बिना लिन जुआन का पत्ता गोभी का पौधा भी मर जाता, पूरा सिस्टम ही बिखर जाता यार। मेरे पास एग्जैक्टली 50 ट्रूथ पॉइंट्स बचे थे। टेक ट्री में
वही था जो मुझे चाहिए था। स्नो मेल्टिंग प्योरीफायर इकोलॉजिकल लॉजिस्टिक्स ब्रांच के अंदर। ये गाड़ी के बाहर एक फनल बना देगा जो बर्फ को अंदर खींचेगा और फिर उसे ट्रिपल रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन्स और रेडिएशन फिल्टर से गुजारेगा। 50 पॉइंट्स, मेरे आखिरी बचे हुए सारे पॉइंट्स। मैंने उसे अनलॉक किया। बॉयलर के पास एक पैनल बाहर की तरफ खुला और फनल बन गया और कैबिन के अंदर एक स्टील सिलेंडर निकल आया, एकदम स्लीक, प्रिसाइज और बॉयलर के हीट सिस्टम से जुड़ा हुआ। उसने तुरंत बर्फ खींचना शुरू कर दिया। कुछ सेकंड्स के लिए एक लाल लाइट ब्लिंक हुई, फिर वो ग्रीन हो गई। मैंने लिन जुआन को अपना बोल लाने को बोला। मैंने नल घुमाया और एकदम साफ गर्म पानी निकलने लगा। कोई स्मेल नहीं, कोई कलर नहीं, बस प्योर पानी। लिन जुआन ने दोनों हाथों से बोल पकड़ा और घट-घट पीने लगी। रोते हुए पानी पी रही थी बेचारी। उसने बताया कि उसके पुराने शहर की बेस्ट लैब्स में भी इतना साफ पानी नहीं बन सकता था। मैंने अपना कप भरा और ड्राइवर सीट पर आराम से पीछे टेक लगा ली। गर्म पानी, गर्म कैबिन, फ्यूल का प्रॉब्लम भी सॉल्व। अब जमने, फ्यूल या प्यास के बारे में सोचकर डरना बंद। बेसिक नीड्स तो कवर हो गई थी। मेरे पास अब 0 ट्रूथ पॉइंट्स बचे थे, पर पोलारिस के अंदर के सारे सर्वाइवल प्रॉब्लम्स हैंडल हो चुके थे। अब टाइम था बाहर जाने का और रिसोर्सेज जमा करने का, इससे पहले कि आइस स्टॉर्म सब कुछ दफन कर दे। आसमान और डार्क हो रहा था, तूफान नजदीक था। लिन हुआन हाइड्रोपोनिक बॉक्स के पास घुटनों के बल बैठी थी और पत्ता गोभी के पौधे पर बूंद बूंद करके साफ पानी डाल रही थी। उससे ऐसे बात कर रही थी जैसे वो कोई छोटा बच्चा हो। मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। मुझे और भी काम थे। मैं शूटिंग पोर्ट के पास गया, स्टीम क्रॉसबो निकाला, दोनों ड्रम मैगजीन्स निकाले, बोल्ट्स को बाहर झटका और एक एक को अच्छे से चेक किया। कुछ बोल्ट्स में हल्के डेंट्स आ गए थे क्योंकि वो पहले उन भेड़ियों की स्कल फोड़ कर निकले थे। मैंने उन्हें स्क्रैप बॉक्स में फेंक दिया। डैमेज्ड बोल्ट का मतलब है लेस पेनिट्रेशन, और चलेगा वाला एटीट्यूड यहां आपकी जान ले सकता है। मैंने ब्लैक पाउडर को एक पतली छलनी से छाना ताकि सारा कचरा निकल जाए। फिर हर बोल्ट के प्रोपल्शन स्लॉट में क्लीन पाउडर भरा और उन्हें मैगजीन्स में लोड कर दिया। उन्हें वापस क्रॉसबो पर लॉक किया, स्टीम वाल्व खोला, प्रेशर की सुई सीधा लाल लाइन तक चली गई। एकदम परफेक्ट कॉम्बैट कंडीशन। मैंने अपना कोट पहना, चिंतक बटन बंद किए। हमारे पास शायद 2 हफ्ते का कोल और भेड़िए का मीट था। अगर तूफान 1 महीना चल गया तो हम इस गर्म कैबिन में बैठकर भूखे मर जाएंगे। मुझे शिकार करना ही होगा इससे पहले कि बाहर सब कुछ लॉकडाउन हो जाए। बीस्ट कोर्स, मीट, कोल्ड क्रिस्टल्स, जो भी मेरे हाथ लग जाए। लिन युआन मेरे आगे गिड़गिड़ाने लगी कि मैं बाहर ना जाऊं। लो एयर प्रेशर, खूंखार जानवर और शेल्टर के लिए आपस में लड़ते हुए रेडर्स, बहुत खतरा था। मैंने अपने क्रॉसबो को थपथपाया और उसे बोला कि जब तक मैं पोलारिस के अंदर हूं मुझे कोई खतरा नहीं है। मैंने उसे इंस्ट्रक्शंस दिए, पत्ता गोभी का ध्यान रखना और अगर आग कम हो तो बॉयलर में कोल डालना। उसने जल्दी जल्दी हाँ में सर हिलाया। मैं अपनी सीट पर बैठा, स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से पकड़ा और सर्च लाइट्स ऑन कर दी। बर्फ को चीरती हुई 2 लाइट बीम्स आगे पड़ी। मैंने एक्सेलरेटर दबा दिया। बॉयलर दहाड़ उठा, ट्रैक्स ने बर्फ को मजबूती से पकड़ा और पोलारिस तूफान में किसी लोहे के जानवर की तरह कूद पड़ी। टाइम टू हंट। मैं आधे घंटे तक उन बर्फीले रास्तों, पेल शैलोज से गुजरता रहा जब तक कि सर्च लाइट्स ने कुछ पकड़ा नहीं। ग्लेशियर के क्रैक के पास 1 दर्जन कोल्ड क्रिस्टल्स लाल चमक रहे थे। जमीन खिसकने की वजह से ये फ्रेश क्रिस्टल्स बाहर आ गए थे। मैं जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़ा। मैंने लाइट्स बंद की, गाड़ी की स्पीड बिल्कुल कम की और क्रॉसबो के पास चला गया। बिना पलके झुकाए पूरे 3 मिनट तक मैं स्कोप से देखता रहा और अच्छा ही हुआ कि मैंने वेट किया। बर्फ का एक टीला हटकर खुला और एक बहुत बड़ा जानवर खड़ा हो गया। 3 मीटर लंबा एक म्यूटेटेड स्नो बेयर। उसका एक हाथ बिल्कुल सॉलिड काले पत्थर में बदल चुका था। अगर मैं सीधा उसके आगे गाड़ी डाल देता तो वो चीज मेरी गाड़ी का कचूमर निकाल देती। वो 180 मीटर दूर था, काफी दूर, और हवा के चलते हेडशॉट की एक्यूरेसी 80% से भी कम थी। ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं था। मैंने आइस हिल्स का कवर लेते हुए पोलारिस को चुपचाप आगे बढ़ाया। 150 मीटर, 130, फिर 120 पर। परफेक्ट रेंज। मैं रुका, क्रॉस हेयर सीधा उसके माथे पर सेट किए, उसकी बॉडी का अकेला सॉफ्ट स्पॉट, और ट्रिगर दबा दिया। एक सिंगल शॉट। बोल्ट एकदम सेंटर में लगा। भालू बर्फ में गिरा और उसके बाद बिल्कुल नहीं हिला। बाहर कूदा, उसे काटा और उसके अंदर से एक मिड लेवल बीस्ट कोर निकाल लिया। ये उन भेड़ियों वाले कोर से बड़ा और ज्यादा चमकदार था। मैंने भालू का मीट और कोल्ड क्रिस्टल्स उठाए और सब कुछ अपने कार्गो होल्ड में फेंक दिया। तभी मुझे 2 किलोमीटर दूर एक घाटी से गोलियों और धमाकों की आवाज आई। मैंने अपने बाइनोक्यूलर्स उठाए। 3 आर्मर्ड गाड़ियां एक विंड शेल्टर के लिए रीडर्स की एक गैंग से लड़ रही थीं। रॉकेट्स, मशीन गन्स, बर्फ पर गिरा खून। एक टूटी हुई गुफा के लिए इतना खून खराबा। कुछ लोग ऐसी सिचुएशन में बचा कुचा लूटने के लिए घुस जाते, पर मैं नहीं। इस तरह की लड़ाई बेवकूफी है।
असली शेल्टर तो वही होता है जो आप खुद बनाते हो। मैंने पोलारिस को घुमाया और एक स्नो हिल के पीछे निकल गया। शिकार पूरा हो चुका था, अब असली तूफान के लिए रेडी होने का टाइम था। मैंने बैटलफील्ड से 5 किलोमीटर दूर एक एल शेप के बर्फ के पहाड़ यानी आइस रिज के नीचे पोलारिस पार्क कर दी। एकदम परफेक्ट स्पॉट। ये नॉर्थ की तरफ से आने वाली हवा को रोकता है और ऊपर से हमें हाइड भी करता है। जब तक कोई चलकर बिल्कुल हमारे सामने ना आ जाए, हमें कोई ढूंढ नहीं सकता। मैं खून से टपकते 2 भारी सैक्स लेकर अंदर आया। लिंजुआन की हालत देखकर लग रहा था जैसे टेंशन के मारे उसकी जान निकल रही थी। जब उसने मेरा लूट देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। स्नो बेयर, मीट के बड़े बड़े टुकड़े, 1 दर्जन कोल क्रिस्टल्स और वो मिड ग्रेड बीस्ट कोर। फिर मैं सब कुछ ऑर्गेनाइज करने में लग गया। मुझे बिखरी हुई चीजें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। कोल क्रिस्टल्स को मैंने उनके साइज और चमक के हिसाब से स्टोरेज बॉक्स में बराबर गैप देकर सेट किया। बीस्ट कोर को एक कपड़े से साफ किया और कंट्रोल पैनल के ऊपर एक शॉक प्रूफ ग्रूव में फिट कर दिया। ये हमारा इमरजेंसी बैकअप पावर था। पर मीट वाला केस थोड़ा ट्रिकी था। अंदर की 20 डिग्री टेम्परेचर में ये जल्दी सड़ जाता। पर मेरे पास एक सॉल्यूशन था। मैंने भालू की मीट को बराबर स्ट्रिप्स में काटा, फिर राइट वॉल पर एक पैनल खोला। उस पैनल के दूसरी तरफ बाहर की हवा थी -60 डिग्री, यानी एक नेचुरल फ्रीजर। मैंने उन स्ट्रिप्स को ढंग से स्टैक किया, पैनल बंद किया और एक स्केल से गैप्स चेक किए कि कहीं से हवा ना आए। जब काम खत्म हुआ तो मैं आयरन बेड पर बैठा और आसपास देखा। लेफ्ट में बॉयलर, राइट में कोल बॉक्स और कोल्ड स्टोरेज। बेड के पैरों की तरफ हरी पत्तियों वाला हाइड्रोपोनिक बॉक्स, हर तरफ इंसुलेटेड दीवारें। टेबल पर गर्म और साफ पानी के 2 कप, 20 स्क्वायर मीटर्स का एकदम परफेक्ट ऑर्डर। लिंजुआन ने मुझे थैंक यू बोला और कहा कि मैंने उसकी जान बचाई है। मैंने उसको बोला कि ये बोलने के लिए अभी बहुत जल्दी है। तभी पोलारिस बहुत जोर से हिली। आसमान को चीरती हुई एक दहाड़ सुनाई दी। ये किसी जानवर की नहीं बल्कि हवा की आवाज थी। बाहर की सर्च लाइट्स एकदम ब्लैक हो गई, जैसे किसी ग्रे हवा की दीवार ने उन्हें निगल लिया हो। मैंने अपना कप कस के पकड़ा और उस अंधेरे में घूरने लगा। वो एक्सट्रीम आइस स्टॉर्म आ चुका था। पहले ही झटके ने हमें लगभग पलट ही दिया था। हवा की एक ऐसी दीवार पोलारिस से टकराई जैसे कोई हजारों टन भारी ट्रेन हो। उस आइस रिज ने उस इंपैक्ट का सबसे बड़ा हिस्सा झेल लिया। अगर वो रिज ना होता तो हमारा किस्सा वहीं खत्म हो चुका होता। लिनयुआन ने अपना चेहरा शीशे से चिपका लिया और डर से सफेद पड़ गई। बाहर बिल्कुल तबाही मची थी। एक ब्लैक ब्लिजर्ड, घूमती हुई बर्फ और रेडियो एक्टिव धुएं। मुट्ठी के साइज के बर्फ के टुकड़े आर्मर पर लगातार हथौड़े की तरह बरस रहे थे। आवाज ऐसी थी जैसे गाड़ी पर एक साथ 100 हथौड़े बज रहे हों। विंडो पर लगा बैकअप थर्मोमीटर तेजी से गिरने लगा। -70, -80, -90। ये 100 क्रॉस करके और नीचे चला गया। स्केल का बॉटम ही तोड़ दिया। इतने लो टेम्परेचर पर नॉर्मल स्टील भी शीशे की तरह चटक जाता है। लिंजुआन ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो बस दीवारों के फटने का वेट कर रही थी। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट गुजर गए। कुछ नहीं झटका। ठंड की एक सांस भी अंदर नहीं आ सकी। मैंने देखा कि उसने शौक में अपनी आंखें खोली और आसपास देखने लगी। बॉयलर एकदम स्टेडी चल रहा था। इंसुलेशन लेयर छोटी छोटी सिल्वर चमक के साथ ग्लो कर रही थी। वैक्यूम थर्मल ब्रेक अपनी फुल पावर पर चल रहा था। दीवार पर लगे थर्मोमीटर की रीडिंग अभी भी 20 डिग्रीज थी। सुई जरा भी नहीं हिली थी। फ्लोर के नीचे एंटी फ्रीज सिस्टम अभी भी हर गियर और बेरिंग में गर्म तेल पंप कर रहा था। ट्रैक्स अभी भी लूज और रेडी थे। अगर जरूरत पड़ती तो मैं किसी भी सेकंड गाड़ी स्टार्ट कर सकता था। बाहर दुनिया का अंत चल रहा था और अंदर 20 डिग्री गर्मी, वार्म लाइट्स और एक पत्ता गोभी अपना तीसरा पत्ता उगा रही थी। मैं अपने हाथ फोल्ड करके ड्राइवर सीट पर बैठा था और उस काले तूफान को अपनी गाड़ी से टकराते हुए देख रहा था। यही रीजन था कि मैंने हर चीज को अपग्रेड किया था। कोई शॉर्टकट्स नहीं, कोई वीक पॉइंट्स नहीं। सारे सिस्टम्स एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। लिंजुआन मुझे अभी भी ऐसे घूर रही थी जैसे उसको यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब रियल है। मैंने हाइड्रोपोनिक बॉक्स की तरफ इशारा किया और उसको बोला कि तूफान की टेंशन लेना बंद करे और जाकर अपने पत्ता गोभी को चेक करे। उसने हाँ में सर हिलाया, अपने आंसू पोंछे और ग्रो बॉक्स के पास घुटनों के बल बैठ गई। बाहर नरक मचा था। इस वेस्टलैंड में अब अंदर ही अकेली सेफ जगह बची थी। आइस स्टॉर्म लगातार 48 घंटे तक चलता रहा। ना दिन ना रात, बस अंधेरा और चीखती हुई हवा। शीशे के बाहर मैं उस घाटी के पास जमे हुए मुर्दे देख सकता था जहां लोग पहले लड़ रहे थे। ठंड ने उन्हें बर्फ के पुतलों में बदल दिया था। हवा के एक थपेड़े ने एक का हाथ पूरा तोड़ दिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। रेडियो पर लोग मदद की भीख मांग रहे थे। लोग कोल के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। कह रहे थे उनके बॉयलर्स मर चुके हैं, उनकी टांगें सुन पड़ गई थी। जब भी लिंजुआन ये सुनती वो कांप उठती। मैंने रेडियो बंद कर दिया। इस तूफान में किसी की हेल्प करने के लिए अपना दरवाजा खोलना सुसाइड करने बराबर था। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं। तभी हाइड्रोपोनिक बॉक्स ने बीप किया।
72 घंटे पूरे, एकदम टाइम पर। पत्ता गोभी तैयार थी, बोल के साइज की मोटी हरी पत्तियां जिन पर पानी की बूंदें चिपकी हुई थीं। उसमें से असली खाने की महक आ रही थी। हम दोनों वहां खड़े उसे घूरते रहे और हमारे मुंह में पानी आ गया। दिनों तक उस सख्त रबड़ जैसे मीट के बाद फ्रेश सब्जियां किसी खजाने से कम नहीं लग रही थीं। मैंने उसे 4 हिस्सों में काटा, 1/4 आज रात के लिए, बाकी वैक्यूम सील करके कोल्ड पैनल में डाल दी। रूट्स को मिट्टी में ही छोड़ दिया ताकि दोबारा फसल उग सके। मैंने भेड़िए के मीट के साथ कैबेज स्ट्यू बनाया। मीट को बराबर क्यूब्स में काटा और आधे घंटे तक उबाला जब तक कि शोरबा मिल्की वाइट ना हो गया। काली मिर्च और मोटा नमक डाला। फिर मैंने कैबेज को हाथ से तोड़ा और उसमें डाल दिया। सिर्फ 3 मिनट, 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं। हरी पत्तियों ने सारा फैट सोख लिया और कुछ बहुत ही लाजवाब चीज में बदल गई। लिन शुआन खाते खाते रोने लगी, डर से नहीं, स्वाद से। उसने कहा कि ये उसकी लाइफ का सबसे बेस्ट खाना था। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जब वो मीठा कैबेज जूस और मीट का शोरबा मेरे गले से नीचे उतरा ना, तो एक पल के लिए मैं भी अपना सारा टेंशन भूल गया। खाने के बाद मैंने देखा लिन हुआन प्योरीफाइड पानी से बर्तन धोने जा रही थी। मैंने उसे तुरंत रोका। प्योर पानी सिर्फ पीने और बीजों में डालने के लिए है। बॉयलर का बचा हुआ कंडेंसेशन वाटर गाड़ी की साफ सफाई के लिए है। यहां कुछ भी वेस्ट नहीं होता। उसके बाद मैं अपने काम पर लग गया। मैंने अपना लूट बाहर निकाला। 10 लो ग्रेड कोल क्रिस्टल्स और स्नो बेयर से मिला हुआ वो मिड लेवल बीस्ट कोर। मैंने उन्हें टेबल पर एक परफेक्ट सर्कल में सजाया। कोर एकदम सेंटर में, 1 मिलीमीटर भी इधर उधर नहीं। सिस्टम ने सब कुछ स्कैन किया। कोल क्रिस्टल से मिले 50 पॉइंट्स, बीस्ट कोर से 200 पॉइंट्स। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक अकेले कोर की कीमत 40 कोल क्रिस्टल्स के बराबर थी। भाई, ये हाई लेवल म्यूटेंट बीस्ट तो चलते फिरते खजाने के बक्से हैं। मैंने सब कुछ कन्वर्ट कर दिया। टोटल 250 ट्रूथ पॉइंट्स हो गए। मैंने टेक ट्री खोला और सब चेक किया। इकोलॉजी और पावर ब्रांचेस एकदम सॉलिड थे। वाटर सिस्टम काम कर रहा था, कैबेज उग रही थी, ट्रैक्स -100 डिग्री में भी मोबाइल थे। सब प्रूव्ड हो चुका था। पर डिफेंस और फायर पावर में कमी थी। इंसुलेशन ने हीट तो अंदर रोक ली थी, पर मेरी गाड़ी का आर्मर अभी भी पतला स्टील था। एक स्नो बेयर की भारी टक्कर या कोई तगड़ा वेपन इसे आराम से तोड़ सकता था। और स्टीम क्रॉसबो दूर के लिए तो मस्त था, पर अगर दुश्मन मेरी गाड़ी से बिल्कुल चिपक जाए तो फायरिंग एंगल बेकार था। मुझे क्लोज रेंज डिफेंस चाहिए था और कुछ ऐसा जो भारी आर्मर को भी फाड़ सके। मैंने वेपन्स ब्रांच के अंदर दूसरे ग्रे नोड की तरफ देखा। नेक्स्ट यही था। मैंने टेक ट्री पर अगला वेपन नोड चेक किया। सराउंडिंग स्टीम हाई प्रेशर स्प्रे गन, 50 पॉइंट्स। ये पोलारिस के चारों कोनों पर हिडन नोजल्स लगा देगा जो डायरेक्ट बॉयलर से कनेक्टेड होंगे। कमांड देने पर वो 3 मीटर के दायरे में हर तरफ 200 डिग्री स्टीम और उबलता हुआ पानी ब्लास्ट करेंगे। जिस चीज से मुझे सबसे ज्यादा डर था उसके लिए ये एकदम परफेक्ट था। स्कैवेंजर्स और जानवर जो चुपके से आकर दरवाजे तोड़ने लगते हैं या उन ट्रैक्स को चबाते हैं जहां मेरा क्रॉसबो नहीं पहुंच सकता। मैंने इसे अनलॉक कर दिया। बॉयलर से 4 ब्रास कनेक्टर्स निकले जो दीवारों से होते हुए आर्मर की आर पार हो गए। गाड़ी के हर कोने पर 4 हनीकॉम्ब नोजल्स बाहर निकले और उन्होंने अपना फुल रोटेशन चेक किया। कंट्रोल पैनल पर एक नया ब्रास स्विच आया जिस पर एक रेड सेफ्टी कवर लगा था। लिन युआन ने पूछा कि ये क्या है। मैंने उसको मजाक में बोला कि ये एक वार्म वाटर शावर हेड है, पर मुझे इसे सच में टेस्ट करना था। मैंने सेफ्टी कवर हटाया और स्विच ऊपर कर दिया। बॉयलर जोर से चीखा और पोलारिस के चारों कोनों से सुपर हीटेड स्टीम की जेट्स फट पड़ी। बाहर -100 डिग्री था, स्टीम 200 डिग्री से भी ऊपर थी। पूरा 300 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस। 3 मीटर तक की बर्फ पिघली नहीं, वो चटक कर सफेद पाउडर में उड़ गई। सब कुछ एक जलाते हुए कोहरे की दीवार के पीछे गायब हो गया। कोई भी ट्रेडर अगर इसमें फंस गया तो वो अंधा हो जाएगा और सर से पांव तक जल जाएगा। अटैक और स्मोक स्क्रीन एक साथ। मैंने 5 सेकंड्स बाद उसे बंद कर दिया। केबिन का टेम्परेचर आधा डिग्री गिर गया था और वाटर टैंक भी थोड़ा खाली हुआ था। पावरफुल जरूर था, पर इसे चलाना महंगा था। रोज यूज करने के लिए नहीं है। ये आखिरी हथियार है जब कोई चीज बहुत पास आ जाए। क्लोज रेंज का ब्लाइंड स्पॉट तो कवर हो गया, अब मुझे इसका उल्टा चाहिए था। लॉन्ग रेंज के लिए कुछ तगड़ा भारी टारगेट्स, ऐसे आर्मर्ड जानवर जो क्रॉसबो का बोल्ट खाकर भी मेरी तरफ बढ़ते रहे। 1 शॉट 1 किल। मैंने देखा वेपन्स ब्रांच के तीसरे नोड पर, जो अभी के फायर पावर ट्री में सबसे ऊपर था, बाहर घूम रही आफत और कड़ी चीजों का यही जवाब था। आधे मिनट में कैबिन वापस 20 डिग्री तक गर्म हो गया। लिन युआन उस पानी के वेस्ट होने से परेशान थी जो मैंने स्टीम टेस्ट में उड़ाया था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बर्फ हर जगह है, मैं और पानी बना लूंगा। मैंने तीसरा वेपन नोड देखा, आर्मर पियर्सिंग एक्सप्लोसिव फिश स्पीयर कैनन,
100 ट्रूथ पॉइंट्स। जब मैंने उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा ना तो मैं खुद को रोक नहीं पाया, मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। एक 25 किलो का प्योर स्टील स्पीयर जिसमें कांटे लगे हैं और कंप्रेस्ड स्टीम और ब्लैक पाउडर से चलने वाला डीलेड एक्सप्लोसिव फ्यूज है जो बेसिक और मिड लेवल आर्मर को फाड़ कर अंदर घुस जाएगा। हिट करने के 3 सेकंड बाद ये टारगेट के अंदर जाकर ब्लास्ट हो जाएगा और पीछे खींचने के लिए इसकी पूंछ से एक चेन जुड़ी हुई थी। क्रॉसबो छोटे और मीडियम टारगेट संभाल लेगा, स्टीम स्प्रे क्लोज रेंज कवर कर लेगा, पर ये उन बड़े वालों के लिए है, उन चीजों के लिए जो मेरी गाड़ी को कुचल सकती हैं। 1 शॉट 1 किल। मैंने 100 पॉइंट्स खर्च कर दिए। पोलैरिस की छत फटने से गाड़ी में एक भारी आवाज आई। छत पर एक हेवी टरेट बेस बन गया। टॉप पर जिसे 4 हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर्स ने छत से होते हुए फ्रेम में कस दिया था। एक आदमी की जांग जितना मोटा 2 मीटर लंबा लोहे का बैरल ऊपर बन गया। कैबिन के अंदर ड्राइवर सीट के ऊपर एक बुलेट प्रूफ ग्लास का ऑब्जर्वेशन डोम बन गया जिसमें एक पेरिस्कोप साइट और 2 बड़े ब्रास के हैंडल्स थे। लिन जुआन एक कोने में सिकुड़ कर बैठ गई और उसने अब इन सबको समझने की कोशिश ही छोड़ दी। मैंने हैंडल्स पकड़े और उन्हें घुमाया। स्नो स्टॉर्म के बीच भी बैरल बिना रुके एकदम स्मूथली घुमा, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, कोई डिले नहीं। पेरिस्कोप से देखा तो क्रॉस हेयर्स एकदम परफेक्टली ट्रैक कर रहे थे, जैसे कैनन मेरी ही बॉडी का कोई पार्ट हो। लॉन्ग रेंज, मिड रेंज, क्लोज रेंज, मेरा फायर पावर का लूप अब पूरा हो चुका था, पर मेरे पास अभी भी 100 पॉइंट्स बचे थे और मुझे पता था कि मेरा आर्मर अभी मेरा सबसे बड़ा वीक पॉइंट था। इंसुलेशन हीट तो रोक रहा था, पर असल स्टील इतनी एक्सट्रीम ठंड में सालों रहने की वजह से पुराना और क्रैक्ड हो चुका था। अगर किसी घायल जानवर ने मुझ पर अटैक किया या रेडर्स ने भारी गन्स चला दी तो ये शेल 3 सेकंड भी नहीं टिकेगा। एक परफेक्ट टैंक को सिर्फ बड़ी गन नहीं चाहिए होती, उसको मैच करने वाला आर्मर भी चाहिए। मैंने देखा तीसरी नोड की तरफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रांच में था। बाहर तूफान अभी भी चीख रहा था। छत पर मेरी नई कैनन ने अपना बैरल हवा की तरफ झुका रखा था, बस वेट कर रही थी। तूफान अब ठंडा पड़ रहा था। मैं एयर प्रेशर में चेंज फील कर सकता था। 12 घंटे, शायद उससे भी कम, और ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद इन पेल शैलोज में जो भी बचा है, जानवर, सर्वाइवर्स, रीडर्स, सब भूखे और डेस्परेट होकर बाहर निकलेंगे। मुझे सुबह होने से पहले अपनी अपग्रेड्स खत्म करनी थी। मैंने अपनी आखिरी 100 पॉइंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के तीसरे नोड पर लगा दिए। रिवेटेड स्क्रैप स्टील आर्मर प्लेट, 10 सेंटीमीटर मोटा कॉम्पोजिट स्टील जो पूरी गाड़ी के हल पर तिरछी डिजाइन में फिट हो गया। रिकोशे इफेक्ट, ये 70% इंपैक्ट एनर्जी को सोख लेता है। नॉर्मल फायर आर्म्स और म्यूटेंट्स के काटने का इस पर कोई असर नहीं होगा। एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बंदा होने के नाते मुझे पता था कि एंगल्ड आर्मर का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। इस बिगिनर जोन में सिटी स्टेट के भारी हथियारों के अलावा इसे कोई नहीं भेज सकता। पोलैरिस इस नए वजन से थोड़ी नीचे धंस गई। सस्पेंशन से आवाज आई पर उसने झेल लिया। बाहर सिस्टम ने हर सरफेस पर डार्क स्टील प्लेट्स ठोक दी। अंगूठे जितने मोटे रिवेट्स, सब कुछ अपनी जगह लॉक कर रहे थे। फ्रंट का डिजाइन चेंज होकर एक शार्प आइस ब्रेकर बो में बदल गया। ट्रैक गियर्स को बचाने के लिए भारी साइड स्कर्ट्स नीचे आ गए। 2 मिनट लगे और काम तमाम। मेरा वो छोटा सा क्रॉलर अब गायब हो चुका था। उसकी जगह अब एक फुल साइज से भी बड़ी चीज खड़ी थी, एक काला स्टील का हेजहॉग जो रफ आर्मर और डार्क रिवेट से ढका था। बर्फ के ओले टकराकर उछल रहे थे और बस छोटे सफेद निशान छोड़ रहे थे। अंदर तो मुझे उनकी आवाज भी फील नहीं हो रही थी। मैंने आंखें बंद की और सुनने की कोशिश की। तूफान की आवाज अब बहुत दूर लग रही थी। 10 सेंटीमीटर स्टील और वैक्यूम इंसुलेशन की लेयर ने सब दबा दिया था। सब कुछ कंप्लीट हो चुका था। लॉन्ग रेंज स्पेयर कैनन, मिड रेंज क्रॉसबो, क्लोज रेंज स्टीम स्प्रे, वैक्यूम इंसुलेशन, हेवी आर्मर, एंटी फ्रीज ट्रैक्स, कांस्टेंट टेम्परेचर कैबिन, प्योर वाटर सिस्टम, सीड वॉल्ट और हाइड्रोपोनिक फार्म। एक भी ट्रूथ पॉइंट नहीं बचा था, पर एक-एक पॉइंट इस गाड़ी के अंदर लग चुका था। लिन जुआन ने पूछा कि क्या अब हम सेफ है? मैंने उसको सच बता दिया। इस दुनिया में सेफ्टी जैसी कोई चीज नहीं है, बस आर्मर मोटा होता है और बंदूकें बड़ी होती हैं। चारों ब्रांचेस का लेवल 1 टेक ट्री पूरी तरह अपग्रेड हो चुका था, पर ये तो बस स्टार्टिंग लेवल था। पोलैरिस को किसी बड़ी चीज में इवॉल्व करने के लिए मुझे टॉप वाले कोर नोड्स एक्टिवेट करने थे, और उसके लिए मुझे कोल क्रिस्टल्स और बीस्ट कोर से कहीं ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत थी। तूफान ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। मैंने अपना पानी का ग्लास रखा और शीशे की ठंड से होते हुए रोशन होते आसमान को घूरा। सुबह होने के बाद हम बाहर जाने वाले थे। टाइम था कुछ बड़ा करने का। तूफान की दहाड़ अब एक फुसफुसाहट में बदल गई थी। ओलों की जगह अब फाइन स्नो गिर रही थी। खिड़कियों से ग्रे लाइट अंदर आने लगी थी। ये खत्म हो रहा था। मैं ड्राइवर सीट पर बैठा और टेक ट्री को स्टडी करने लगा। सारे लेवल 1 नोट्स चमक रहे थे, सिवाय टॉप कोर्स के।
उनमें से 2 अभी भी ग्रे थे। मैंने उनका डिस्क्रिप्शन खोला। पहला था इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मॉड्यूलर रीइंफोर्स्ड चैसी, पूरे फ्रेम का रीडिजाइन जो पहले से 5 गुना ज्यादा वेट संभाल सके। इसके बिना पोलैरिस कभी बड़ी नहीं हो सकती थी। 200 पॉइंट्स। दूसरा था वेपन्स के अंदर मैकेनिकल गियर फायर कंट्रोल कंसोल, क्रॉसबो, स्पीयर कैनन और स्टीम स्प्रे के लिए एक सिंगल यूनिफाइड कंट्रोल सेंटर, वो भी सेमी ऑटोमेटिक टारगेटिंग के साथ। एक और 200 पॉइंट्स का खर्चा सिर्फ इन दोनों के लिए ही 400 पॉइंट्स। और मुझे अभी भी पावर और इकोलॉजी के टॉप कोड्स अनलॉक करने थे। टोटल 1000 पॉइंट्स। तब जाकर पोलैरिस लेवल 2 पर इवॉल्व हो पाएगी, बड़ी होगी, एक इको फार्म होल्ड करेगी और भारी हथियार माउंट कर पाएगी। 1000 पॉइंट्स यानी 5 मिड लेवल बीस्ट कोर्स या फिर 200 कोल क्रिस्टल्स। ज्यादातर भटकने वालों यानी वॉन्डरर्स के लिए ये एक इम्पॉसिबल नंबर था, पर मैं उन आम वॉन्डरर्स की तरह थोड़ी था। अगर इस वेस्टलैंड में ज्यादा मिनरल्स नहीं थे तो मरने लायक चीजें तो बहुत थीं। लिंग युआन ने बताया कि कैबेज की रूट्स दोबारा प्लांट कर दी हैं, अगली फसल के लिए 5 दिन। मैंने उसको बोला 5 दिन बहुत लंबा टाइम है, जल्दी ही पोलैरिस एक्सपैंड होगी और उसका वो छोटा सा ग्रो बॉक्स एक इको रूम बन जाएगा। उसे यकीन ही नहीं हुआ। मैंने उसे साफ कह दिया कि मेरी गाड़ी के आगे इम्पॉसिबल वर्ड यूज ना करे। मैंने सारे हथियार चेक किए। क्रॉसबो ड्रम्स फुल लोडेड थे, स्पीयर कैनन अपने 50 पाउंड के स्टील हार्पून के साथ तैयार था। कैबिन के अंदर सब कुछ सिक्योर था। बॉयलर का वाल्व मैंने आधा नॉच ऊपर कर दिया। काला आसमान फाइनली फट गया। हल्की सी रोशनी अंदर आई। हवा बंद हो गई। तूफान गुजर चुका था। अनगिनत चीजें इसमें मारी जा चुकी थी। जो कुछ भी जिंदा बचा था अब बाहर आ रहा होगा, भूखे, डेस्परेट और उन्हीं रिसोर्सेस के साथ जो मुझे चाहिए थे। मैंने बॉयलर फायर अप किया। पोलारिस ने अपने ऊपर से बर्फ की चादर झटकी, अपने हैवी ट्रैक्स को आइस में गड़ाया और उन बर्फीले मैदान में निकल पड़ी। असली शिकार अब शुरू होने वाला था। तूफान खत्म हो चुका था। पेल शैलोज अब किसी कब्रिस्तान जैसे लग रहे थे। चलते चलते जमे हुए जानवर, मुर्दों से भरी स्नोमोबिल्स सब बर्फ के पुतले बन चुके थे। एकदम सन्नाटा, सिवाय मेरी इंजन की आवाज के। मुझे 500 मीटर दूर कुछ हिलता हुआ दिखा। एक जानवर जिसका साइज एक गेंडे जितना बड़ा था, रॉक लाइक शेल से ढका हुआ, जिसके 2 हड्डी वाले दांत थे। एक आइस रॉक पिग जो अभी अभी अपनी गुफा से निकला था, भूखा और गुस्से में पागल। पुराना मैं होता तो दूर से ही उसे स्नाइप कर देता, पर अब मेरे पास 10 सेंटीमीटर मोटा आर्मर था। मुझे इसे टेस्ट करना था। मैंने एक्सेलरेटर पूरा दबा दिया और सीधा उसकी तरफ चार्ज किया। उसने भी वापस चार्ज किया। हमारी फुल स्पीड में आमने सामने की टक्कर हुई। शॉक वेव ने 10 मीटर तक बर्फ साफ कर दी। उसका दांत टूट गया। मेरे आर्मर पर बस 2 सफेद स्क्रैचेस आए, एक सिंगल रिविट भी ढीला नहीं हुआ। वो सुअर वापस उठा और मेरा साइड अटैक करने आया, अपना मुंह पूरा खोले हुए। मैंने स्टीम स्प्रे का स्विच ऑन कर दिया। 200 डिग्री उबलता हुआ पानी सीधा उसके चेहरे और गले के अंदर ब्लास्ट हुआ। उसकी आंखें फट गईं। वो वहीं ढेर हो गया तड़पते हुए, अंदर से पूरी तरह पक चुका था। फिर मैंने अपनी बड़ी गन टेस्ट की। मैंने ब्रास हैंडल्स पकड़े, पेरिस्कोप से एम लिया और स्पीयर कैनन फायर कर दी। रिकॉइल से पूरी पोलैरिस आधा मीटर पीछे खिसक गई। 50 पाउंड का वो स्टील स्पीयर उसके पेट को ऐसे फाड़ते हुए निकल गया जैसे वो कुछ हो ही ना। 3 सेकंड बाद अंदर फ्यूज ब्लास्ट हुआ। वो जानवर फट गया, 2 टुकड़े, खून और शेल के टुकड़े हर तरफ फैल गए। मैंने एक डैमेज्ड बीस्ट कोर उठाया, शायद 50 पॉइंट्स का होगा, और उस टूटे हुए स्पीयर को स्क्रैप के लिए रख लिया। हार्पून्स कंज्यूमेबल होते हैं, मुझे और बनाने पड़ेंगे। तभी मुझे इंजन्स की आवाज सुनाई दी। एक नहीं, बहुत सारे, किसी आइस रिज के पीछे से तेजी से मेरी तरफ आ रहे थे। अपने बाइनोक्यूलर से मैंने 2 गाड़ियां देखी। दोनों पोलैरिस से बहुत बड़ी थीं, लेवल 2 कैंप लेवल मोबाइल सिटीज। उनके फ्रंट पर खूनी लाल स्कल पेंट थे और साइड से जमे हुए मुर्दे लटक रहे थे। स्नो फील्ड गैंग। मेरा रेडियो क्रैकल हुआ। उनका लीडर ब्लैक वुल्फ बकवास करने लगा, कहने लगा कि मैंने उसके आदमी मारे हैं और उसकी सप्लाईज चुरा ली। उसने मुझे बाहर आने को कहा, घुटनों पर बैठकर 100 बार झुकने को बोला और लिन जुआन को उसके हवाले करने को कहा। बोला कि अगर मैंने मना किया तो उसकी 2 75 mm की कैनन्स मुझे बर्फ के टुकड़ों में उड़ा देंगी। दोनों गाड़ियां 300 मीटर की दूरी पर रुक गईं। उनके टरेट्स खुल गए। 2 काले कैनन बैरल सीधा मेरी तरफ एम कर रहे थे। लिन जुआन डर के मारे सफेद पड़ गई। उसको पता था कि 2 कैंप लेवल गाड़ियां क्या कर सकती हैं। मैंने उसको चुप रहने, बैठने और सीट बेल्ट लगाने को बोला। मैंने वो डैमेज स्पीयर वापस कैनन के लोडिंग पोर्ट में घुसा दिया। ब्लास्ट की वजह से वो टेढ़ा जरूर हो गया था, पर चेन ठीक थी।
एक सिंगल शॉट, बस यही बचा था मेरे पास। मैंने रेडियो पर कोई जवाब नहीं दिया। मैंने बॉयलर का वाल्व फुल मैक्सिमम पर कर दिया। अगर वो मुझे रिसोर्सेज डिलीवर करने आए ही हैं तो उनके आदमी और गाड़ियां दोनों यहीं रहेंगे। मैंने सीधा उनकी तरफ चार्ज कर दिया। ट्रैक्स बर्फ पर चिंगारियां छोड़ रहे थे। पीछे हटने का कोई सवाल नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं। ब्लैक वुल्फ ने रेडियो पर चीख कर अपने बंदों को फायर करने को कहा। लड़ाई शुरू हो चुकी थी। उन्होंने पहले फायर किया। 275 mm के शेल्स चीखते हुए मेरी तरफ आए। मैंने व्हील थोड़ा सा घुमाया। पहला शेल मिस हो गया और मेरे पीछे बर्फ में एक बड़ा गड्ढा कर दिया। दूसरा शेल मेरे फ्रंट के वी शेप आर्मर पर सीधा आके लगा। एक धमाका हुआ। लिन जुआन जोर से चीखी, पर जब धुआं छटा, पोलारिस अभी भी आगे बढ़ रही थी। स्लोप्ड आर्मर ने उस टक्कर को डिफ्लेक्ट कर दिया था। बस एक हल्का सा डेंट और जलने का निशान आया। एक रिविट भी नहीं निकला भाई। ब्लैक वुल्फ को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। सच बताऊं तो मुझे भी नहीं हुआ था, पर कैलकुलेशन बिल्कुल सही थी। एंगल्ड कॉम्पोजिट स्टील ऐसी टक्करों की काइनेटिक एनर्जी को नाश्ते में खा जाता है। अब बस 150 मीटर की दूरी थी। मैं क्रॉसबो पर कूदा। रैपिड फायर। सारे बोल्ट्स एक ही पॉइंट पर एम किए, लेफ्ट वाली गाड़ी के ट्रैक ड्राइव गियर की गैप पर। एक एक बोल्ट जाकर लगा। उसका ट्रैक टूट गया। वो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल घूमी और एक बर्फ की चट्टान से जा टकराई। काम तमाम। दूसरी गाड़ी में ब्लैक वुल्फ पागल हो गया। उसने अपनी कैनन छोड़ी और सीधा मेरी तरफ चार्ज किया, मुझे अपने वजन से कुचलने के इरादे से। मैंने उसको आने दिया। ठीक 5 मीटर की दूरी पर मैंने स्टीम स्प्रे ऑन कर दिया। 200 डिग्री उबलता हुआ पानी उसके आधे खुले कॉकपिट के हर क्रैक से अंदर घुस गया। वो जोर से चीखा। उसका विजन सफेद पड़ गया। दर्द में उसने अचानक अपना व्हील मोड़ दिया और उसकी गाड़ी स्किड करते हुए मेरे साइड स्कर्ट को खरोंचते हुए निकल गई। यही तो वो मोमेंट था जिसका मैं वेट कर रहा था। मैंने कैनन के हैंडल्स पकड़े और उसके एक्सपोज्ड पिछले हिस्से यानी रियर पर एम किया, जहां पतले आर्मर के पीछे उसका बॉयलर था, वो भी 10 मीटर से कम डिस्टेंस पर। एकदम पॉइंट ब्लैंक रेंज पर मैंने स्पीयर कैनन फायर कर दी। वो टेढ़ा हार्पून उसकी साइड प्लेट फाड़कर उसके हाई प्रेशर बॉयलर के अंदर जा धंसा। 3 सेकंड और बॉयलर फट गया। बर्फ के मैदान के ऊपर एक छोटा सा मशरूम क्लाउड उठा। वो गाड़ी हवा में उछली और आग का गोला बनकर वापस जमीन पर गिरी। कुछ नहीं बचा। 2 मीडियम साइज्ड कॉम्बैट गाड़ियां मेरी एक अपग्रेडेड क्रॉलर के आगे, दोनों डिस्ट्रॉय हो गई। पोलरस जलती हुई तबाही के आगे शांति से खड़ी थी। स्क्रैच्ड और डेंटेड जरूर थी, पर टूटी नहीं थी। हर एक अपग्रेड, मेरा खर्च किया हुआ एक एक पॉइंट, आर्मर, क्रॉसबो, स्टीम स्प्रे, स्पीयर कैनन, सबने मिलकर एकदम वैसा ही काम किया जैसा मैंने प्लान किया था। लॉन्ग रेंज ने उनके ट्रैक्स तोड़े, क्लोज रेंज ने उन्हें अंधा किया और हेवी फायर ने इंजन को तबाह कर दिया। एकदम परफेक्ट सिस्टम। तूफान के बाद पेल शैलोज किसी कब्रिस्तान की तरह लग रहे थे। जमे हुए मुर्दे, तबाह हुई स्नोमोबिल्स, लोगों की आइस स्कल्पचर्स जो चलती चलती जम गई थी। मैं बिना रुके उन सबके पास से निकल गया। मैंने उन दोनों स्नोफील्ड की गाड़ियों को लूट लिया। उस मलबे को मैंने 200 ट्रूथ पॉइंट्स में कन्वर्ट किया। फिर मैंने उस आइस रॉक पिक के डैमेज्ड बीस्ट कोर को भी कन्वर्ट करके 50 पॉइंट्स और ले लिए। टोटल 250 पॉइंट्स। पर मरने से पहले ब्लैक वुल्फ ने मुझे एक बहुत बुरी खबर दी। हर स्नोफील्ड मेंबर के पास एक रेडिएशन आइसोटोप ट्रैकर होता है। जब वो मरते हैं तो ये ट्रैकर उस बंदे पर ट्रांसफर हो जाता है जिसने उन्हें मारा। उनके बॉस के पास एक गिगर रेडार है जो मुझे इस पूरे वेस्टलैंड में किसी स्पॉटलाइट की तरह ट्रेस कर सकता है। मेरे पास कुछ ही घंटे थे उससे पहले कि उनकी मेन आर्मी आ जाए। मैंने टेक ट्री खोला और चेक किया कि लेवल 2 के लिए क्या चाहिए। नंबर्स देखकर होश उड़ गए। 2000 टोटल पॉइंट्स। मेरे पास 250 थे, कमी 1750 पॉइंट्स की। पैनिक करने का टाइम नहीं था। मैंने 200 पॉइंट्स थर्ड पावर इंजन नोड पर लगा दिए। अ क्रूड कोल बूस्ट मशीन। बॉयलर के साइड से एक मैकेनिकल सिलेंडर निकला और कॉकपिट पैनल पर एक पुश पुल लीवर आ गया। इसको एक्टिवेट करने पर मुझे 1.5 गुना बर्स्ट पावर मिलेगी। अब मेरा आर्मर टैंक जरूरत पड़ने पर किसी वाइल्ड बीस्ट की तरह स्प्रिंट दौड़ कर सकता था। कोल बहुत तेजी से पीता है ये, पर स्पीड का मतलब ही है सर्वाइवल। फिर मैंने 10 पॉइंट्स अपने टूटे हुए हार्पून को ठीक करने में खर्च किए। सिस्टम ने सारा स्क्रैप स्टील पिघला दिया और टरेट बैरल के अंदर एकदम फ्रेश स्पीयर बना दिया। एमो फिर से फुल, 40 पॉइंट्स बचे। मैं शिकार करने के लिए पेले शैलोज में और गहराई तक गया। 2 घंटे बाद मुझे एक आइस वैली के एंट्रेंस पर बड़े बड़े फुटप्रिंट्स मिले, एक बीसन के साइज के। उनके पास एक म्यूटेंट वुल्फ की लाश बुरी तरह फटी हुई पड़ी थी। रीढ़ की हड्डी टूटी हुई, खोपड़ी चबाकर टुकड़े टुकड़े कर दी थी। जिस किसी की भी ये हरकत थी वो फूड चेन में सबसे ऊपर था।
मैं उन निशानों का पीछा करता हुआ घाटी में घुस गया। 1 किलोमीटर आगे जाकर मुझे वो दिख गया। एक म्यूटेटेड आइस आर्मर मैमथ, बर्फीला हाथी, एक लेवल 2 मोबाइल सिटी जितना बड़ा, सर से पैरों तक मोटे ग्रे ब्लैक आइस आर्मर से ढका हुआ, कई सेंटीमीटर मोटा म्यूटेटेड कॉम्पोजिट शेल, 3 मीटर लंबा स्पाइरल हॉर्न जो रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के आर पार जा सकता था। एक भी वीक स्पॉट नहीं था उसकी बॉडी पर। मेरा क्रॉसबो बोल्ट उससे टकराकर उछल गया, बस एक सफेद निशान छोड़ गया, पर उस निशान ने उसे जगा दिया। उसने चार्ज किया, 400 मीटर का फासला कुछ सेकंड्स में तय कर लिया। उसके पीछे 10 मीटर ऊंचा बर्फ का तूफान उड़ रहा था। लिंजुआन तो डर के मारे फर्श पर गिर गई। 50 मीटर की दूरी पर मैंने जोर से बूस्ट लीवर खींच दिया। पोलैरिस एक शार्प जेड टर्न में साइडवेज भागी। मैमथ का हॉर्न मेरी लेफ्ट स्कर्ट को खरोंचता हुआ निकल गया। चिंगारियां उड़ी, मेटल की आवाज चीखी और वो सीधा मेरे पीछे वाली बर्फ की दीवार में जा घुसा। पूरी वैली हिल गई। हजारों टन बर्फ में उसकी आधी बॉडी दफन हो गई। मैंने रियर स्टीम स्प्रे ऑन कर दिया। 200 डिग्री उबलता पानी उसके बचे हुए बैक हाफ पर गिरने लगा। टेम्परेचर डिफरेंस ने उसकी स्किन चटका दी। दर्द के मारे वो बिल्कुल पागल हो गया। वो अपना सर झटकते हुए उस बर्फ के ढेर से बाहर निकल आया, गुस्से से बिल्कुल अंधा। फर्स्ट मूव सक्सेसफुल रहा। मैंने उसको खींच लिया, जला दिया और थोड़ा टाइम खरीद लिया था। पर ये लड़ाई अभी बहुत दूर थी। ये मॉन्स्टर मेरा सब कुछ झेलने के बाद भी मेरी तरफ बढ़ सकता था। ये मेरे बनाए हर सिस्टम का असली टेस्ट था। मैमथ ने अपनी टैक्टिक्स चेंज की, आंख बंद करके चार्ज करना बंद किया और एक टैंक की तरह धीरे धीरे और भारी कदमों से मेरी तरफ बढ़ने लगा। मेरी उम्मीद से ज्यादा स्मार्ट था। मैंने काइटिंग शुरू की, घाटी के आइस पिलर्स और रॉक्स का कवर लिया और मिड रेंज मेंटेन करते हुए उसके चक्कर लगाने लगा। एक हाथ से स्टीयरिंग संभाली और दूसरे से क्रॉसबो नॉन स्टॉप फायर करता रहा। बोल्ट्स उसके आर्मर को भेद तो नहीं पा रहे थे, पर मैंने उसके जॉइंट्स, घुटनों, आंखों के किनारों और आर्मर प्लेट्स के गैप्स पर एम किया, बस इतना कि वो गुस्से में घूमता रहे। 5 मिनट तक यही चलता रहा। इतनी ठंड में इतने बड़े साइज का जानवर जब तेजी से मूव करता है तो उसकी एनर्जी बहुत जल्दी बर्न होती है। उसकी सांसें भारी होने लगी, उसकी नाक से सफेद भाप और खून निकलने लगा। उसकी साइड की आर्मर प्लेट्स अनइवन तरीके से आगे पीछे हो रही थी। उसकी हवा निकल रही थी। बस यही मेरा मूवमेंट था। मैंने एक्सेलरेटर पूरा दबा दिया, बूस्ट लीवर को मैक्स पर पुश किया और सीधा उसकी तरफ चार्ज कर दिया। मैमथ ने आखिरी टक्कर के लिए अपना 3 मीटर लंबा सीन नीचे किया। 30 मीटर की दूरी पर मैंने सब कुछ छोड़ दिया और अपने सर के ऊपर लगे कैनन हैंडल्स को पकड़ लिया। पोलैरिस मोमेंटम पर तेजी से आगे बढ़ती रही। मैंने टर्रेट बैरल को नीचे घुमाया और क्रॉस हेयर सीधा उसकी गर्दन के पीछे लॉक कर दिए। एक छोटा सा हिस्सा जहां पहले स्टीम स्प्रे ने आर्मर क्रैक कर दिया था। मैंने बटन दबा दिया। 50 पाउंड का भाला उस कमजोर आर्मर को पेपर की तरह फाड़ते हुए अंदर घुस गया। कांटा सीधा उसकी गर्दन की हड्डी में जा धंसा। मैमथ आगे बढ़ते बढ़ते वहीं जम गया। 3, 2, 1 उसकी गर्दन के अंदर फ्यूज ब्लास्ट हुआ। जानवर का पूरा पिछला हिस्सा फट गया। खून, हड्डियां और ऑर्गन्स किसी फायरवर्क्स की तरह घाटी में फैल गए। वो वहीं ढेर हो गया। इंस्टेंट किल। मैं बाहर निकला, उसका सीना काटा और अपनी मुट्ठी के साइज का एक बीस्ट कोर बाहर निकाल लिया। एकदम क्रिस्टल क्लियर ब्राइट ब्लू ग्लो करता हुआ, जो हवा में एक रोशनी छोड़ रहा था। एक परफेक्ट टॉप ग्रेड इंटरमीडिएट कोर। मैंने उसे टेबल पर रखा और सिस्टम से स्कैन करवाया। 400 ट्रूथ पॉइंट्स। एक अकेला कोर 80 कोल्ड क्रिस्टल्स के बराबर था, या फिर गैंग की 2 तबाह की हुई गाड़ियों के कंबाइन पॉइंट्स के बराबर। मैंने तुरंत उसको कन्वर्ट किया। बैलेंस 440 पॉइंट्स। मेरा वॉलेट फिर से फुल था। अब इस वॉर मशीन को उसके ब्रेन की जरूरत थी। उस मैमथ वाली लड़ाई ने मुझे मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिखा दी थी। मैं एक ही टाइम पर स्टीयरिंग